आप पूछते हैं कि जो एक्सप्रेशन है अद्वैत से द्वैत का और जो भारत में 64 योगिनियों का कंसेप्ट है, उन्हीं के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सब कुछ बनता है। तो आप पूछते हैं ये धरती, ये ग्रह नक्षत्र, चांद तारे भी क्या उसी का एक्सप्रेशन है? बेशक वही तो है। भारतीय दर्शन इसको बहुत स्पष्ट ढंग से कहता है और धीरे धीरे विज्ञान भी उसको समझेगा। भारत में वो कहते हैं कि एक है अव्यक्त सत्ता, अनमैनिफेस्टेड सोर्स, और फिर उसी से सारा क्रिएशन पैदा होता है। पहले बनता है एक बिंदु, उसमें हलचल होती है और वो हलचल शिव और शक्ति में टूटती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में। फिर उसी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के सारे रूप और कॉम्बिनेशन से सारी सृष्टि रची जाती है। अब भौतिक विज्ञान भी देखा जाए अपनी रिसर्च करते करते इसी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करने लगा है, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का मतलब स्त्री और पुरुष ही नहीं है। जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव करेंट्स की बात करते हैं, हम हर चीज़ के पोलर अपोजिट एग्जिस्टेंस की बात करते हैं और उस पोलर अपोजिट एग्जिस्टेंस से ही सब क्रिएट होता है। यहाँ तक कि कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरेटिकली भौतिक विज्ञानी अब ये भी बात करते हैं कि अगर एक यूनिवर्स है तो इसका ही एक पोलर अपोजिट यूनिवर्स भी होना चाहिए जो इसको संतुलन दिए है, एक बैलेंस, एक थ्योरी है। बहुत सारी विज्ञान में थ्योरी चलती हैं, कभी कभी फिर आगे वो समझ ली जाती, प्रूफ कर ली जाती हैं और कुछ कहानियों की तरह रह जाती हैं। भारत की भी अगर चीज़ों को देखा जाए तो उनको कॉन्सेप्ट ही अवधारणा ही है, जैसे थ्योरी है। भौतिक विज्ञान में भी उसे कहेंगे हाइपोथेसिस है, ये ऐसा होगा, कभी आके वो चीज़ प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ क्रिएशन के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से सारी बात बोली गई और फिर स्त्री पुरुष को इसलिए बहुत महत्व दिया गया, वो भी देखा जाए बड़ी ही रोचक चीज़ है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये फाइनेस्ट एक्सप्रेशन है डुअलिटी का। डुअलिटी भी है और उस डुअलिटी में अपने को रियलाइज करने की कॉन्शियसनेस भी है। कॉन्शियसनेस तो सेम है। अब देखा जाए डुअलिटी तो हर जगह है, लेकिन उस डुअलिटी को रियलाइज करने की उनके अंदर चेतना नहीं है। तो स्त्री पुरुष इस मामले में सबसे रिफाइंड एक्सप्रेशन हो जाते हैं, जो द्वैत को अभिव्यक्त तो कर रहे हैं और उसको अनुभव भी कर सकते हैं, उसको जान भी सकते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षियों में भी अगर उस मैस्कुलिन फेमिनिन को देखें तो वहाँ वो बड़ा इंस्टिंक्टिव है, वहाँ है द्वैत, उसको वो इंस्टिंक्टिवली फील करते हैं द्वैत को। लेकिन मनुष्य में आते आते वो बड़ा चेतनागत हो जाता है, समझ के तल तक आ जाता है और उसकी अभिव्यक्ति भी कर पाने की क्षमता हो जाती है। और फिर इस इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि जो ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम सारे पोलर अपोजिट को एक्सेस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। आज जो समझा जा रहा है, जाना जा रहा है, तो वो मनुष्य के माध्यम से ही तो है। अब कोई ये कहे कि हो सकता है पशु पक्षी भी उसको जानते रहे हों, उनके पास बताने की क्षमता ना हो, बोलने की क्षमता ना हो, तो यहाँ पर भी बात समझने जैसी है कि भाषा का आविष्कार और उसको बहुत ही गहराई से कह पाने की बात, ये सब भी इवोल्यूशन ही है उस चेतना का। मनुष्य तक आते आते वो सब चीज़ें बहुत रिफाइंड हो गई हैं, लेकिन है वही सोर्स। अब अगर भारत में
64 योगिनियों का कंसेप्ट भी देखा जाए तो उसमें वो ये नहीं कहते हैं कि वो योगिनियाँ जो हैं मनुष्य या ऐसी कोई मिलती जुलती जो संरचनाएं हैं इनको ही पैदा करेंगी। वो कहते हैं वो फोर्सेज है और उन फोर्सेज का एक आकार, प्रकार, रूप और एंटिटी भी उन्होंने कल्पना करी। वो उनकी और समझिए गहरी सोच या कल्पना की उड़ान या अंतर्दृष्टि, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इसके बारे में तो हम अनुमान लगा सकते हैं। तो वो सारे रूपों का मिलना प्रकृति के सारे रूपों को बना रहा है, उस पे ही सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं। अब जैसे अगर इस प्लैनेट पर जीवन होना है तो दूसरे प्लैनेट्स और इस प्लैनेट के बीच एक निश्चित किस्म का आकर्षण, जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक पुल है, वो होना ज़रूरी है। सूरज और इस पृथ्वी के बीच एक निश्चित दूरी और एक निश्चित किस्म का मैग्नेटिक पुल होना ज़रूरी है, जिससे उसको वो रोशनी मिलेगी, गर्मी मिलेगी और पानी की संभावना बनेगी, पानी के पिघलने की संभावना बनेगी, उसके भाप बनने की, बहुत सारे प्रोसेस जो चलेगा। जैसे कई सारे प्लैनेट हैं, बहुत दूर हैं, तो वो इतने ठंडे हैं कि वहाँ अगर पानी हो भी तो फ्रीज्ड होगा, फ्रीज्ड ही रहेगा। अब उसको पिघलने के लिए एक निश्चित किस्म की ऊष्मा भी चाहिए। तो एक बड़ा ही फाइन बैलेंस चाहिए, उतनी दूरी पर एक मैग्नेटिक पुल। अब देखा जाए चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूरज, हमारा प्लैनेट, इन सब के बीच भी तो एक मैग्नेटिक जो पुल है वो उनको संभाले हुए है। तो हम लोगों के बीच भी एक मैग्नेटिक पुल है जो हमको संभाले हुए है। स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण भी इसीलिए इतना नेचुरल है कि वो प्लैनेट्स की तरह मैग्नेटिक पुल जैसा है, जैसे वो मैग्नेटिक पुल है। और मैं तो समझता हूँ वो अगर हमको समझना है तो प्लैनेटरी जो सारी पोजीशंस हैं उनको समझना भी सहायक होगा, उसमें हेल्प करेगा। उसमें भी ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा नज़दीक नहीं, फाइन बैलेंस। तो स्त्री पुरुष के बीच भी आकर्षण तो जरूर होगा उस मैग्नेटिज्म के चलते हुए, लेकिन अगर वो फाइन बैलेंस गड़बड़ हुआ तो उनकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी सब गड़बड़ हो जाती है। अगर वो फाइन बैलेंस बना रहता है, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित निकटता, तो सब बहुत अच्छे से घूम रहा है, सब बहुत अच्छे से बैलेंस है। और जैसे ही ज़्यादा दूरी हुई तो या तो प्लैनेट बिखर जाएगा, ज़्यादा नज़दीकी हुई तो वो नष्ट हो जाएगा। तो यही संबंधों में भी है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये डुअलिटी का जो एक्सप्रेशन है वो भी बड़े संतुलन पर खड़ा हुआ है। और मनुष्य के साथ देखिए संभावना ये भी खुल गई कि वो संतुलन असंतुलन दोनों को देख सकता है। प्लैनेट्स तो नेचुरली बैलेंस्ड है, वो तो कुछ कर नहीं सकते। या तो वो नेचर का बैलेंस बिगड़ेगा तो वो ख़त्म होगा प्लैनेट। लेकिन मनुष्य के साथ इसीलिए भारतीय दर्शन ने इसको सबसे हाईएस्ट एक्सप्रेशन माना। यहाँ पर हम इम्बैलेंस भी पैदा कर सकते हैं और इम्बैलेंस पैदा करके बैलेंस को जान भी सकते हैं। यानी कि इम्बैलेंस और बैलेंस को जानने की भी क्षमता हमारे अंदर। प्लैनेट को तो नहीं पता होगा कि मैं बैलेंस्ड हूँ, लेकिन इंसान को ये जानने की क्षमता भी है कि मैं बैलेंस्ड हूँ। यही सारी चीज़।